नमस्कार। आज हम बात करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में। सरदार श्री वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म गुजरात के बोरसद तालुके के करमसद नामक गांव के एक किसान परिवार में 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। सरदार श्री वल्लभ भाई पटेल जी के पिता झवेर भाई पटेल तथा माता लाडवा देवी थी। सरदार श्री वल्लभ भाई पटेल जी बचपन से ही काफी निडर थे। सच्चाई, दृढ़ता उनके प्रमुख गुण थे। उनके जीवन में संयम, साहस, सादगी, कष्ट सहन गुणों का बड़ा ही व्यापक प्रभाव रहा। श्री वल्लभ भाई पटेल जी की दृढ़ता का परिचय बारडोली संग्राम के अवसर पर देश भर को मिला। श्री वल्लभ भाई पटेल जी भाई बहनों में वे 5वें भाई थे तथा उनकी एक बहन थी जिनके नाम क्रमशः शोमा भाई, नरसिंह भाई, विठल भाई, वल्लभ भाई तथा काशी भाई। बहन डाहिबा सबसे छोटी थी। वल्लभ भाई का विद्यार्थी जीवन बड़ा ही उज्जवल व दबंग रहा। उनकी इसी गुण के वजह उनका बाल जीवन मनोरम रहा व उनके भविष्य जीवन के शुभ लक्षण उनके बाल्य जीवन में ही परिलक्षित होने लगे थे। एक समय की बात है, सरदार श्री वल्लभ भाई पटेल जी जब नडियाद में पढ़ाई कर रहे थे उस समय वो स्कूल में ही एक आंदोलन शुरू कर दिए थे। बात यह थी कि उनके स्कूल के एक मास्टर साहब किताबों का व्यवसाय करते थे। मास्टर जी विद्यार्थियों पर दबाव डालते थे कि किताब बाहर से न खरीद कर उन्हीं के दुकान से खरीदे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इसका विरोध किया एवं आंदोलन शुरू कर दिए कि कोई विद्यार्थी उनसे पुस्तक न खरीदे। इससे स्कूल के सारे विद्यार्थियों के बीच वातावरण उत्तेजनापूर्ण हो गया। स्कूल 5 से 6 दिनों तक बंद रहा। परिणामतः मास्टर साहब को झुकना पड़ा और ऐसे में श्री वल्लभ भाई पटेल जी ने भी आंदोलन वापस ले लिया। वल्लभ भाई पटेल जी ने 1897 में लगभग 22 वर्ष की उम्र में नडियाद से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। विदेश जाकर बैरिस्टर पास करने के स्वप्न वल्लभ भाई पटेल जी बचपन से ही देखा करते थे, परंतु उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यंत साधारण होने के कारण उन्होंने मुख्तियारकारी की परीक्षा पास की और सन 1900 से गोधरा में मुख्तियारकारी करने लगे ताकि धनोपार्जन कर विदेश जाकर बैरिस्टर की पढ़ाई का स्वप्न पूरा हो सके और अपने कार्यपटुता व कार्य कौशल के कारण कम ही समय में अपने जिलों में ख्याति प्राप्त की। अपने वकालत काल के लगभग 10 वर्ष में सरदार श्री वल्लभ भाई पटेल जी एक योग्य, अनुभवी, ख्याति प्राप्त वकील की गणना एक ख्याति प्राप्त वकील की गिनती में आने लगी। बोरसद आने तक लगभग 3 वर्ष में ही वल्लभ भाई पटेल जी ने अपनी वकालत से इतना धन अर्जित कर लिए थे कि वो आसानी से विदेश जाकर बैरिस्टर की शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। फिर श्री वल्लभ भाई पटेल जी अपनी इच्छा अनुसार 1910 में लंदन जाकर बैरिस्टर की शिक्षा प्राप्त की। वहां से 13 फरवरी 1913 को वापस मुंबई आए और विदेश से वापस आते ही उनकी बैरिस्ट्री चमक उठी। उनकी वकालत मुंबई में फिर अहमदाबाद में बैरिस्ट्री जोरों पर थी। उन्होंने 1919 के अंत तक वकालत किया। धीरे धीरे वो देश सेवा की ओर आकर्षित होने लगे। अपनी बढ़ती हुई प्रतिष्ठा व देश सेवा भाव की प्रवृत्ति के कारण अपने को केवल जीविकोपार्जन तक सीमित न रखते हुए वो अहमदाबाद आते ही गुजरात क्लब के सदस्य बन गए। क्लब में गपशप के साथ साथ अहमदाबाद के सार्वजनिक जीवन
देश की राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक स्थिति पर विस्तार से चर्चाएं इस गुजरात क्लब में होती थी। फिर सन 1917 में अहमदाबाद म्यूनिसिपैलिटी के सदस्य सरदार वल्लभ भाई पटेल जी चुने गए। इसके बाद म्यूनिसिपैलिटी के सैनिटरी कमेटी के चेयरमैन के रूप में भी वो चुने गए थे। उस समय सन 1917 में ही देश के अन्य भागों की भांति अहमदाबाद में भी प्लेग महामारी का भयावह प्रकोप हुआ। प्रतिदिन सैकड़ों व्यक्ति मरने लगे। इस परिस्थिति में वल्लभ भाई पटेल जी ने बड़ी ही तत्परता व हिम्मत के साथ नगर के लोगों को निकालकर जंगलों में बसाया तथा उनकी प्राण रक्षा की। फिर यह सारा काम इस भयानक प्लेग महामारी के समय भी वो स्वयं अहमदाबाद में ही रहकर अपने निरीक्षण में सारे कार्य करवाते रहे। अपने निरीक्षण में नगर की सफाई करवाते थे। इससे म्यूनिसिपैलिटी के स्वास्थ्य कर्मचारियों को भी प्रेरणा मिली, जिससे उन्होंने और अधिक तत्परता के साथ नगर की सफाई की। इस प्रकार फिर अगले वर्ष 1918 में जब सारे भारत में इन्फ्लुएंजा बीमारी का प्रकोप हुआ तो अहमदाबाद भी उसकी लपेट में आ गया। उस समय श्री वल्लभ भाई पटेल जी ने घर घर इन्फ्लुएंजा मिक्सर्स निःशुल्क बंटवाया तथा लोगों के स्वास्थ्य रक्षा संबंधी शिक्षा देने का व्यापक प्रबंध किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी सफाई व सुव्यवस्था की दृष्टि से अहमदाबाद नगर को एक नया रूप देने के वजह उनकी ख्याति बहुत जल्द ही म्यूनिसिपैलिटी के भावी नेता के रूप में लोगों के सामने आ गया। फिर महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से जब सन 1915 में वापस आए, भारत वापस आने के बाद महात्मा गांधी जी कुछ दिनों के लिए शांति निकेतन में रहे और अप्रैल 1915 में अहमदाबाद के कोचक नामक स्थान के पास अपना एक आश्रम खोले। इस आश्रम का खोलने के मुख्य उद्देश्य व अपनी योजना को समझाने हेतु एक दो बार महात्मा गांधी जी गुजरात क्लब भी आए थे। क्लब के कई सदस्य उनसे मिलने तथा उनका भाषण सुनने के लिए वहां इकट्ठे होते थे, परंतु वल्लभ भाई पटेल जी जो अपने मित्रों के साथ क्लब के मकान के चबूतरे पर बैठे बैठे ताश व ब्रिज खेल रहे थे, परंतु वहां से वो नीचे नहीं उतरते। इतना ही नहीं, जब उनके मित्र श्री मौलंकर गांधी जी के पास जाने के लिए उठे तो उन्हें वल्लभ भाई पटेल जी ने यह कहकर रोका कि इसमें क्या सुनना है। अब तक सरदार श्री वल्लभ भाई पटेल जी पर गांधी जी का कोई असर नहीं था। सरदार श्री वल्लभ भाई पटेल जी गांधी जी को एक दकियानुसी व हास्यास्पद व्यक्ति मानते थे। वल्लभ भाई पटेल जी गांधी जी की अनेक बातों का मजाक उड़ाया करते थे। एक दिन तो अपने मित्रों के साथ बैठकर कह रहे थे कि गांधी जी इन लोगों के सामने ब्रह्मचर्य की बातें क्यों कर रहे हैं, यह तो भैंस को भागवत सुनने की सी बात है। परंतु जल्द ही सरदार पटेल जी की महात्मा गांधी जी के प्रति धारणा बदल गई। उनका गांधी जी से पहली बार संपर्क 1916 में हुआ। गांधी जी सन 1917 में बिहार के चंपारण जिले में नीलवरों से पीड़ित वहां के लोगों के लिए
गांव-गांव घूमकर सेवा कर रहे थे, परंतु अचानक एक दिन बिहार के मोतिहारी में मजिस्ट्रेट ने गांधी जी के इस सेवा कार्य पर रोक लगाते हुए उन्हें चंपारण छोड़कर जाने का आदेश निर्गत कर दिया। ऐसे में गांधी जी ने मजिस्ट्रेट का यह आदेश मानने से इनकार करते हुए अपना सेवा कार्य जारी रखा। इस स्थिति में गांधी जी पर मुकदमा चला और इस मुकदमे के संबंध में गांधी जी ने अपनी जो बातें रखी वह देश में खलबली मचा दिया। सरदार पटेल ने उनके इस बयान को अखबार में पढ़ा और यहीं से सरदार पटेल जी के मन में गांधी जी के प्रति श्रद्धा भाव बढ़ा, जो उनके भावी राजनीतिक जीवन में अहम भूमिका निभाया। चंपारण में गांधी जी के योगदान का उन पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। इस तरह वो गांधी जी से जुड़ गए। खेड़ा का आंदोलन के दौरान पटेल जी गांधी जी के और करीब आए। चंपारण के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सत्याग्रह खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। सन 1917 तक अतिवृष्टि व भारी वृष्टि के कारण खेड़ा में फसलें बर्बाद हो गई थी। खेतों की सारी फसलें सड़ कर नष्ट हो चुकी थी। मवेशियों के लिए चारा घास मिलना मुश्किल हो गया था। कृषि आधारित किसानों को भूखमरी का नौबत आ गया था। इस विकट परिस्थिति में भी सरकार ने किसानों को राहत देने की बात तो दूर, लगान वसूली में और कड़ाई का आदेश दे दिया। पहले के मुकाबले 25% भी फसल न हुई तो सरकार के लिए लगान वसूल करने का कोई औचित्य नहीं बनता था। ऐसे में उसने एक चालाकी शुरू कर दी। लगान वसूली के लिए झूठे आंकड़े इकट्ठे किए गए और उस झूठे आंकड़े के आधार पर लगान वसूली हेतु किसानों से जोर जबरदस्ती शुरू कर दी गई। अधिकारियों की इस ज्यादती के खिलाफ गुजरात सभा ने कलेक्टर, कमिश्नर आदि से लिखा पढ़ी की गई, परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई। सरकार से गुहार करने का कोई नतीजा नहीं निकलने पर किसान पटेल जी के पास सहायता हेतु गए। सरदार श्री पटेल जी ने कहा कि पहले मैं स्वयं जाकर देखूंगा कि वहां की वस्तु स्थिति क्या है, उसके बाद ही किसी प्रकार मैं निर्णय लूंगा। उन्होंने जिले का भ्रमण करके किसानों की दुर्दशा देखी, फिर मुंबई सरकार को पत्र लिखकर लगान माफ करने को कहा, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। इस पर सरदार पटेल जी ने गांधी जी को सारी स्थिति से अवगत करा के संघर्ष का नेतृत्व करने का अनुरोध किया। गांधी जी इस समय चंपारण में थे। आखिरकार सत्याग्रह के अत्याचार बढ़ते ही गए और करबंदी सत्याग्रह करने के संबंध में विचार किया जाने लगा। गांधी जी इस चंपारण से अब वापस आ गए थे। उनके आगमन से खेड़ा जिले के अत्याचार पीड़ित किसानों में एक नई आशा, विश्वास और उत्साह की लहर दौड़ गई। गांधी जी खेड़ा में सत्याग्रह के लिए सहमत हो गए। 20 मार्च 1917 को महात्मा गांधी जी ने पूछा कि खेड़ा चलने को मेरे साथ कौन कौन तैयार है। उन्होंने कहा कि मुझे अपने साथ गुजरात सभा का कम से कम एक सदस्य चाहिए जो संघर्ष समाप्त होने तक पूरा समय इसके लिए अच्छी तरह से दे सके। इसमें सबसे पहले जो नाम उन्हें मिला वह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का था। यहीं से
सरदार श्री वल्लभ भाई पटेल जी के जीवन की दिशा बदली और उन्होंने यहीं से गांधी जी के एक विश्वस्त साथी व अनुयायी के रूप में कर्तव्य पालन की दीक्षा ग्रहण की। 22 मार्च 1918 को खेड़ा जिले के तमाम किसानों की एक बड़ी सभा नडियाद में आयोजित की गई। इसमें सत्याग्रह की लड़ाई का मंगलाचरण करते हुए गांधी जी ने एक प्रेरक और ओजस्वी भाषण दिया। गांधी जी ने किसानों का आह्वान किया कि वे सरकारी आदेश की अवहेलना करें तथा लगान नहीं दें। बदले में सरकार ने अति दमन चक्र चलाया। लगान वसूली के लिए किसानों की जमीनें सरकार द्वारा जब्त कर ली गई, उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया गया, यहाँ तक कि उनके पशुओं की भी नीलामी करके जबरन लगान वसूली की गई। पहले से ही अकाल की चपेट में आए खेड़ा के किसानों के लिए यह दोहरी मार थी जिसे झेल पाना आसान नहीं था। इस दौरान गांधी जी को खेड़ा छोड़कर चंपारण में अपना काम पूरा करने के लिए भी जाना था। वहां पे अधूरे कार्य को पूरा करना गांधी जी के लिए अति आवश्यक था। ऐसे में अब वल्लभ भाई पटेल जी मन से गांधी जी द्वारा निर्दिष्ट कार्यक्रम को पूरा करने में जुट गए। अपने अप्रैल 1918 में उन्होंने गांव-गांव घूमकर किसानों में करबंदी सत्याग्रह का महत्व और उसका पवित्र संदेश पहुंचाना शुरू कर दिया। गांधी जी के चंपारण जाने के बाद सत्याग्रह का सारा भार अब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी पर आ गया था। वह खेड़ा जिले के गांव-गांव में जाकर किसानों का मनोबल बढ़ाते रहे, उन्हें समझाते रहे कि चाहे कितने कष्ट झेलने पड़े सरकारी अत्याचार के सामने झुकेंगे नहीं। 30 मार्च को खेड़ा जिले के किसानों की बड़ी आम सभा नडियाद में आयोजित की गई। इसमें मुंबई की होम रूल लीग के अन्य सदस्य भी सम्मिलित हुए। इस आम सभा में सभापति पद से वल्लभ भाई पटेल जी ने सीधे व तीखे वाक्यों का प्रहार करते हुए भाषण दिए। इन्होंने अपने भाषण में कहा था कि इस लड़ाई से सारे देश में आग लग जाएगी। दुख सहन किए बिना सुख नहीं मिलता और मिल जाए तो वह लंबे समय तक टिकता नहीं। मजबूत और दृढ़ विचारों की जनता हो, इसमें राज्य की शोभा है। नालायक व डरपोक प्रजा की वफादारी में सार नहीं, निडर और स्वाभिमान की रक्षा करने वाली वफादार प्रजा ही सरकार की शोभा है। एक ओर करबंदी का आंदोलन जोर पकड़ रहा था तो दूसरी ओर सरकारी अधिकारियों द्वारा कुर्कियों का जोर बढ़ता जा रहा था। गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल जी गांव-गांव घूमकर लोगों को हिम्मत देते रहे थे और उन्हें अपनी प्रतिज्ञा पर कायम रखने के लिए जागरूक करते रहते थे। वल्लभ भाई पटेल जी गांधी जी की सारी कार्रवाई, उनके भाव विचार व आचरण को बड़ी पैनी दृष्टि से देख रहे थे और उन्होंने इस सारे संघर्ष में उनका इस प्रकार अच्छा सा अनुसरण कर लिया कि थोड़े ही समय में इस ओर से गांधी जी बिल्कुल निश्चिंत हो गए। गांधी जी की यह निश्चिंतता आकस्मिक नहीं थी। वे संघर्ष के इस दौर में बड़ी बारीकी से वल्लभ भाई पटेल जी की अंतर प्रवृत्तियों और आचरण का बराबर अध्ययन कर रहे थे।
4 अप्रैल को करमसद की आम सभा में वल्लभ भाई पटेल जी के संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए महात्मा गांधी जी ने कहा था, यह गांव वल्लभ भाई का है। वल्लभ भाई यद्यपि अभी आग में है और उन्हें अच्छी तरह तपना है, परंतु मेरा ख्याल है कि उसमें से कुंदन बनाकर निकलेंगे। किसानों को अपने नेता पर अटूट विश्वास था। वे हर प्रकार के दमन का मुकाबला पूरी दृढ़ता से करते रहे। अंततः सरकार को आंदोलनकारी किसानों के सामने झुकना पड़ा। सरकार ने मान लिया कि जो किसान लगान देने की स्थिति में है, केवल उन्हीं से ही लगान वसूली किया जाएगा। बाकी सभी किसानों को लगान माफी दी जाएगी। और यही सत्याग्रहियों की मांग भी थी। संघर्ष सफल रहा और आंदोलन इसी के साथ समाप्त कर दिया गया। अंततः वल्लभ भाई पटेल जी को अपने उद्देश्य में सफलता मिली और इस प्रकार किसानों से अपनी पहुंच और प्रतिष्ठा बढ़ाते हुए उन्होंने गांधी जी के हृदय में भी अपना स्थान बना लिया। जिस तरह आरंभ में वल्लभ भाई पटेल जी की राय गांधी जी के लिए बहुत अच्छी न थी, उसी तरह गांधी जी की राय भी उनके बारे में बहुत अच्छी न थी। इसे स्वीकार करते हुए गांधी जी नदियाद में कहे थे, मैं मानता हूं कि जब पहल मेरी मुलाकात वल्लभ भाई पटेल से हुई तो मैं सोचा कि अक्खर स्वभाव वाला यह व्यक्ति कौन होगा और यह क्या करेगा। परंतु खेड़ा आंदोलन के समाप्ति पर पूरी उनकी पूर्णाहुति का उत्सव मनाया गया। 29 जून 1918 को नदियाद में एक आम सभा हुई, जिसमें गांधी जी ने वल्लभ भाई के परिचय और प्रशंसा करते हुए कहे थे, सेनापति की चतुरता उसके सहायकों की पसंद पर निर्भर है। अनेक लोग मेरी बात मानने को तैयार थे, किंतु मेरे सामने सवाल उठा कि मेरा उपसेनापति कौन हो। इसी समय मेरी दृष्टि वल्लभ भाई पर पड़ी। विचार उठा, यह अक्खर आदमी कौन है और यह क्या काम करेगा। किंतु जैसे जैसे वो मेरे निकट आए, मेरा उन पर विश्वास बढ़ता गया और वे मेरे लिए आवश्यक हो गए। यदि मुझे वल्लभ भाई न मिले होते तो जो काम हुआ वह न होता। इस तरह 2 कारणों से खेड़ा सत्याग्रह को ऐतिहासिक महत्व दिया जा सकता है। एक तो यह है कि इससे यह सिद्ध हो गया कि सत्याग्रह का तरीका प्रभावशाली है एवं इसके इस्तेमाल से हुकूमत की ताकत को झुकाया जा सकता था। यह संगठन की शक्ति का ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण था जिसने निराशा के अंधकार में डूबे लोगों में एक नए उत्साह का संचार किया, जो आगे चलकर स्वाधीनता संग्राम को संबल किया। दूसरा महत्वपूर्ण कारण था सरदार पटेल का राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर कर सामने आना। उन्होंने अपने अथक प्रयास व संगठन शक्ति के बल पर इस सत्याग्रह को सफल बनाया। आगे चलकर यही सरदार पटेल राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महान सेना नायक बने। फिर असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, जो पटेल जी अपनी दौड़ती हुई वकालत छोड़कर गांधी जी के पक्के भक्त बन गए।
एवं इसके बाद बारडोली सत्याग्रह में पटेल जी पहली बार सारे देश में मशहूर हो गए। 1928 के बारडोली सत्याग्रह में किसानों को उनके हितों की रक्षा के लिए एकीकृत किया एवं उन सत्याग्रहों को स्वतंत्रता आंदोलन के मुख्य धारा से भी जोड़ा। बारडोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी। इन सबसे भी बढ़कर उनकी ख्याति भारत की राज्य राजवाड़ों को शांतिपूर्ण तरीके से भारतीय संघ में शामिल करने तथा भारत के राजनीति के एकीकरण के कारण अधिक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम 3 वर्ष सरदार पटेल देश के उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री व सूचना प्रसारण मंत्री रहे तथा पहले गृह मंत्री व उप प्रधानमंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भारतीय संघ में लगभग 565 रियासतों के एकीकरण के नायक रहे। 15 अगस्त 1947 को भारत जब स्वतंत्र हुआ तब भारत में 9 प्रांतों के अतिरिक्त 584 रियासतें थी। इन 584 रियासतों में केवल हैदराबाद, कश्मीर व मैसूर ये 3 रियासतें ऐसी थी जो आकार व आबादी के लिहाज से पृथक राज्यों का रूप धारण कर सकती थी। बाकी अधिकांश रियासतें बहुत छोटी थी एवं 202 रियासतें तो ऐसी थी जिनका क्षेत्रफल 10 वर्ग मीटर से भी अधिक नहीं था। उस पर भी ये सब की सब रियासतें शासन की अलग अलग इकाइयां बनी हुई थी। रियासतों का यह मामला भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार श्री वल्लभ भाई पटेल जी को सौंपा गया, जिसे उन्होंने केवल 2 वर्ष के भीतर ही संपूर्ण भारत को एक बना दिया। सरदार श्री वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय संघ के उन रियासतों का विलय किया जो स्वयं के संप्रभुता का दावा पेश कर रही थी और भारतीय संघ में विलय से बच रही थी। ये 584 रियासतें का 5,88,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल व 10 करोड़ के लगभग आबादी इस अल्पकाल ही में भारत के आंतरिक भाग बन गए। उसी तरह जिस तरह भारत के अन्य राज्य हैं, हैदराबाद, मैसूर व कश्मीर को पृथक पृथक व अन्य कितनी ही रियासतें के संघ बनाकर उन्हें 20 श्रेणी के राज्य बना दिया गया। सैकड़ों छोटी छोटी रियासतें आपस में बड़े राज्यों में मिला दिए गए। परिणाम स्वरूप पूरे भारत में पूर्ण प्रजातंत्र स्थापित हो गया और समूचे देश में बालिक मताधिकार के आधार पर समान रूप से सन 1952 का निर्वाचन संपन्न हुआ था। बिस्मार्क ने जिस तरह जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसी तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी आजाद भारत को एक विशाल राष्ट्र बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया। बिस्मार्क को जहां जर्मनी का आयरन चांसलर कहा जाता है, वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष कहे जाते हैं। भारतीय रियासतों की भारतीय संघ में एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने व रियासतों को भारतीय संघ के साथ जोड़ने में पटेल जी की अहम भूमिका हेतु इन्होंने जो भूमिकाएं निभाई भारतीय एकीकरण में, उस वजह इन्हें
भारत की लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा इन्होंने 1937 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के संगठन का नेतृत्व किया और 1937 से 38 के कांग्रेस अध्यक्ष के पद के प्रमुख दावेदार थे। परंतु महात्मा गांधी जी के कहने पर सरदार पटेल जी कांग्रेस अध्यक्ष पद की प्रमुख दावेदारी से पीछे हट गए एवं श्री जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। पुनः एक बार फिर सरदार पटेल जी सन 1945 से 46 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए प्रबल उम्मीदवार थे, परंतु इस बार फिर से महात्मा गांधी जी के हस्तक्षेप के बाद श्री जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस के अध्यक्ष पद हेतु चुना गया और इसके बाद ही श्री जवाहरलाल नेहरू जी को ब्रिटिश सरकार ने अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। यही कारण है कि आजादी के इतने सालों बाद भी यह सवाल भारत की राजनीति में कभी कभी चर्चा में रहा है कि यदि उस समय अर्थात सन 1945 से 46 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद हेतु सरदार श्री पटेल जी को चुना गया होता तो शायद सरदार पटेल जी देश के पहले प्रधानमंत्री हो सकते थे। यह चर्चा का एक अलग बिंदु है। कांग्रेसियों के लिए ये बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि साल 1929, 1936, 1939 के बाद ये चौथा मौका था जब सरदार पटेल जी ने गांधी जी के कहने पर अध्यक्ष पद से अपना नामांकन वापस लिया था। इसका मतलब यह नहीं कि गांधी जी सरदार पटेल जी से कम प्रेम करते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ब्रिटिश शासन की स्टील फ्रेम कही जाने वाली इंडियन सिविल सर्विस ICS की निरंतरता को कायम रखने वाले निर्णायक व्यक्ति थे। सरदार पटेल जी को आधुनिक अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना करने हेतु भारतीय सिविल सेवकों के रक्षक के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने भारतीय सिविल सेवाओं के जनक के रूप में भी जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी स्वतंत्र भारत में शासन के कार्य में सिविल सेवा को प्रमुख भागीदार मानते थे। उन्होंने सिविल सेवकों को खुले तौर पर मंत्रियों के साथ अपने संबंध में निडर व पेशेवर के रूप में कार्य करने का आह्वान किया था। स्वर्गीय मौलाना शौकत अली ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के व्यक्तित्व के बारे में संक्षेप में कहा था, वल्लभ भाई बर्फ से ढका हुआ ज्वालामुखी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी देखने में बर्फ के समान शांत थे, परंतु उनका उग्र स्वभाव एवं उनकी योद्धा प्रवृत्ति उनके वास्तविक रूप की घोतक थी। सरदार पटेल जी का लंबा सुडोल व भरा हुआ शरीर उनकी योद्धा प्रवृत्ति का परिचायक था। उनकी चमकती हुई आंखें यह प्रकट करती कि वह न केवल मनुष्य की अंतर्वृत्ति को झांक कर देख लेंगे, वरन अपने निश्चय को पूर्ण करके ही छोड़ेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की तबीयत 2 नवंबर 1950 को बहुत ज्यादा खराब हो गया था एवं यहां से वो कई दफा अभी चेतना भी खोने लगी थी। अक्सर वो बिस्तर पर ही ज्यादा समय बिताने लगी थी।
दिल्ली का मौसम उनकी सेहत को और ज्यादा खराब कर रहा था। 12 दिसंबर 1950 को उन्हें दिल्ली से मुंबई लाया गया। श्री जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, वीपी मेनन उन्हें विदा करने दिल्ली हवाई अड्डे आए थे। मुंबई में भी सरदार पटेल जी का बहुत जोर स्वागत किया गया, लेकिन सरदार पटेल जी उस समय बहुत ही कमजोर हो गए थे। एयरपोर्ट के बाहर वो अभिवादन करने की स्थिति में नहीं थे। उन्हें सीधे बिरला हाउस ले जाया गया, परंतु उनकी तबीयत में सुधार नहीं हो पाया एवं 15 दिसंबर 1950 को सुबह 3 बजे दिल का दौरा पड़ा, जिस वजह बाद में वो 9:57 पर उनका निधन हो गया। उनके सम्मान में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण हुआ। यह 182 मीटर यानी 597 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी साधु बेट पर बनी है, जो केवाड़िया में सरदार सरोवर बांध के सामने नर्मदा नदी के बीच स्थित है। यह वर्ष 2018 में बनकर तैयार हुई थी। यह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी प्रतिमा अमेरिका की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से 2 गुना बड़ी है। जनवरी 2020 में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी शंघाई सहयोग संगठन के 8 अजूबों में शामिल किया गया था। सरदार पटेल जी के सम्मान में उनके जन्मदिन 31 अक्टूबर को देश में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है।